वेलकम टू स्टडी विद फर्रू। आज हम अगली कविता की व्याख्या करेंगे जिसका शीर्षक है पतंग। इस कविता के रचयिता हैं श्री आलोक धनवा जी। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। शरद ऋतु के आगमन पर हमारी प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं उनका बहुत ही सुंदर और मनोहारी यानी मन को जीत लेने वाला वर्णन कवि ने किया है। अब सरल शब्दों में इस कविता का पंक्ति दर पंक्ति भावार्थ समझते हैं। कवि कहता है, सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। कवि कहना चाहता है कि भादों के महीने के समाप्त होते ही तेज वर्षा की बौछारें भी समाप्त हो गई हैं, यानी भादों का महीना अब बीत गया है और शरद ऋतु का आगमन हो रहा है। ये हिंदी के महीनों के नाम हैं। इनमें भाद्रपद भी एक महीना होता है। कवि कहते हैं कि भादो गया सवेरा हुआ, यानी थोड़ा शीतकाल का मौसम भी आना शुरू हो गया है। वो कहते हैं कि ये कैसा सवेरा है, मानो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। कवि कहते हैं कि शरद ऋतु का आगमन जो है वो खरगोश की लाल आंखों जैसा बहुत ही सुंदर और मन को भाने वाला है। यानी जैसे खरगोश की लाल लाल आंखें मन में घर कर लेती हैं, हमें सुंदर लगती हैं, वैसे ही शीत ऋतु की सुबह और शाम भी हल्की लालिमा लिए हमारे मन को बहुत भाती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत सुंदर दृश्य होता है। शीत ऋतु के आगमन के प्रातः और सायंकाल का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर होता है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, माने शरद ऋतु अपने ऋतु चक्र यानी मौसम बदलने का जो एक चक्र होता है, जो समय होता है, एक वर्ष के पश्चात जो चक्र आता है, उस पुल को, चक्र रूपी पुल को पार करके शरद ऋतु फिर से आ गई है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, कवि कहता है कि ऐसा लगता है जैसे शरद ऋतु अपनी नई एकदम चमकीली साइकिल को तेज तेज चलाकर, जोर से घंटी बजाकर सभी को हटाते हुए आ गई है। जैसे पहले गांव में खेल दिखाने वाले आते थे और घंटी बजाकर अपने आने की सूचना देते थे और सभी को पता चल जाता था कि उनके आने का, जैसे अखबार वाला या फिर कुछ बेचने वाला भी कुछ आवाज़ से अपने आने की सूचना सबको देते हैं। तो ये क्या है? एक इशारा है, चमकीला इशारा। किनके लिए? आगे देखते हैं। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, कवि कहते हैं कि शरद ऋतु का इतना सुंदर वर्णन कवि ने किया है क्योंकि गर्मी के मौसम में हम आकाश की ओर नहीं देख सकते, तब धूप बहुत तेज होती है। कवि कहता है कि शरद ऋतु का आगमन होते ही ऐसा लगता है मानो शरद ऋतु अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को बुला रही है। यानी अब गर्मी गई, अब सुंदर मनोरम मौसम है, पतंग उड़ाने का सही वक्त है। आकाश का मुलायम होने का मतलब है मनोरम मौसम से, क्योंकि गर्मी में हम ऊपर आकाश की ओर नहीं देख सकते। तो उस मौसम के विपरीत शरद ऋतु के आगमन पर आकाश मुलायम हो गया है कि पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की पतंग के ऊपर उठने से कवि का अभिप्राय है कि पतंग आसानी से ऊपर उड़ सके, आकाश में आसानी से जा सके। तो पतंग को क्या बोला है? दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। कवि कहता है कि पतंग उड़ने वाली दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ है, यानी बहुत सारे रंगों से युक्त होती है। दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। कवि यहाँ कहते हैं कि पतंग का कागज़ दुनिया का सबसे पतला कागज़ होता है, वो आसानी से उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी यानी जो बांस की लकड़ी पतंग में लगती है, एक पतली सी फट्टी, वो आसानी से उड़ सके। पतंग के कागज़ को स्थिर रखने के लिए हम जो बांस की एक पतली सी लकड़ी का प्रयोग करते हैं उसे कमानी कहते हैं। कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि कहते हैं कि बच्चे उस पतंग को उड़ाते हैं, सीटियाँ बजाते हैं, किलकारियाँ यानी चिल्लाते हैं, चारों दिशाएं मानो गूंज जाती हैं। और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया इसलिए बोला है क्योंकि तितलियाँ बहुत नाजुक होती हैं और बच्चे भी नाजुक ही होते हैं। उनके मन भी बहुत साफ और निर्मल होते हैं, इसलिए वो इस ऋतु के आगमन पर जब पतंग उड़ाते हैं तो बहुत खुश होते हैं।
जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कवि कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे नई कपास जैसी कोमल भावनाओं को मन में संजोए रहते हैं। यानी बच्चों का हृदय नई कपास की तरह बहुत ही कोमल होता है। उनकी भावनाएं बहुत ही कोमल होती हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यानी पृथ्वी मानो चक्कर लगाती हुई घूमती हुई बच्चों के बेचैन पैरों के पास आती है, उनमें चंचलता भरने के लिए या उन बच्चों के पैरों का स्पर्श करने के लिए। कब? जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए। कवि कहते हैं कि पतंग उड़ाते हुए बच्चे होश हवास खोकर टूटी पतंग को पकड़ने के लिए छत पर बेसुध दौड़ते हैं, मानो छत भी उन्हें नरम लगती है। यानी अपने गिरने की भी बच्चे चिंता नहीं करते। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। कवि कह रहे हैं कि बच्चे दिशाओं को मृदंग के समान मानकर चारों ओर छत पर पतंग उड़ाते घूमते हैं। मृदंग माने एक बाजा। जब बच्चे छत पर पतंग उड़ाते हैं, सीटियां बजाते हैं, चिल्लाते हैं, जो भी अपनी मस्ती में बच्चे करते हैं, मानो सारी दिशाएं गूंजने लग जाती हैं। तो वो दिशाएं ऐसी लगती हैं कि मानो मृदंग बजा रही हों। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, यानी जब वे पतंग को ऊंचा उठाते हैं, तो डोर द्वारा पतंग को पेंग भरते जाते हैं। यानी एक जगह से दूसरी जगह वो छोड़ते जाते हैं, पतंग को बढ़ाते जाते हैं ऊपर की ओर। पतंग उड़ाने के लिए बच्चे इधर से उधर घूमते रहते हैं। किस तरह उनका शरीर होता है? डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। यानी उनका शरीर किनका बच्चों का शरीर एकदम डाल की तरह लचीला होता है। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही शरीर, रोमांचित शरीर का संगीत। कवि कहते हैं कि उस समय बच्चे पेंग भरते हुए पतंग उड़ाते हुए छत के खतरनाक किनारे तक पहुंच जाते हैं। उनके शरीर का रोमांचित जोश ही उन्हें उस खतरे से बचाता है। यानी जब बच्चे पतंग उड़ाने में एकदम बेसुध होते हैं, मग्न होते हैं, तो वे कभी कभी छतों के किनारों पर भी पहुंच जाते हैं, जहां से नीचे गिरने का भी खतरा होता है। पर उनके शरीर का लचीलापन, उनका जोश उन्हें उस खतरे से बचा लेता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। कवि कहते हैं कि पतंग की बढ़ती हुई ऊंचाई, यानी पतंग ऊंचा उड़ती जा रही है। पतंग की बढ़ती हुई ऊंचाई एक हाथ के धागे के सहारे बच्चे को और पतंग को आपस में जोड़े रखती है। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। यानी बच्चे पतंग उड़ाते हुए अपनी बाल सुलभ भावनाओं की उड़ान के सहारे निरंतर ऊंचे उड़ते चले जाते हैं। अर्थात पतंग की उड़ान के समान ही बच्चों की कल्पनाएं भी निरंतर उत्पन्न होती रहती हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र माने छिद्र, अर्थात रोम रोम में उन्हें रोमांच है, खुशी है। इसलिए प्रत्येक अंग जो बच्चे का है, मन की खुशी के कारण पतंग के साथ मानो आकाश में उड़ते रहते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, जब तक हम नहीं गिरते हमें गिरने का डर रहता है, मगर जब एक बार गिर जाते हैं तो हमारे मन से शायद ये डर, ये भय निकल जाता है, क्योंकि गिरने के बाद हमें पता चल जाता है कि बस यही स्थिति आनी है, आगे गिरेंगे भी तो इतना ही होगा बस। तो ऐसे ही बच्चों के लिए कवि ने बोला है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारे से, कि यदि ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है कि कोई बच्चा छत से गिर भी जाता है तो वह बच जाता है, और बच जाते हैं तब तो, और बच जाते हैं तब तो, यानी बच्चे बच जाते हैं और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। यानी जब एक बार बच्चे गिर जाते हैं तो उनके मन से भय निकल जाता है और वे और भी निडर हो जाते हैं। यानी समस्याएं हर कार्य में आती हैं। यदि हम समस्याओं से डर जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते, और यदि हम उनका डटकर सामना करेंगे तो हम अपना लक्ष्य को निर्भय होकर प्राप्त कर सकेंगे। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। मानो पृथ्वी उनके पैरों में चंचलता भरने के लिए उतावली रहती है, तो बच्चों का खतरों का सामना करने का साहस बढ़ता चला जाता है। अब हम इस कविता में विशेष क्या है वो देख लेंगे। कवि ने शरद ऋतु के आगमन का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है।
यानी जो शरद ऋतु का आगमन है, भादों के बाद शरद ऋतु का जो आगमन हो रहा है, उसका बहुत ही सुंदर, मनोहारी, मन को भाने वाला एक चित्रण कवि ने किया है। बाल सुलभ भावनाओं का चित्रण बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। यानी बच्चों के मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उनका चित्रण कवि ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। इस कविता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कवि को बाल मनोविज्ञान का गहरा ज्ञान है। यानी हम कह सकते हैं कि कवि बच्चों के मन को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। शरद ऋतु के आगमन पर बच्चों द्वारा पतंग उड़ाने का वर्णन बड़ा ही सुंदर है। शरद ऋतु के आगमन पर जब आकाश एकदम साफ होता है, उस समय जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं, तो उस स्थिति का जो वर्णन है वो बहुत ही सुंदर किया गया है। इस कविता में एक सार्थक बिंब योजना है। बाल सुलभ योजनाएं खतरनाक होती हैं, यह भी बताया गया है। मतलब बच्चे खतरनाक से खतरनाक कार्य भी करने के लिए तैयार रहते हैं, यह भी इसमें समझाया गया है। बाल सुलभ साहस एवं ऊंची आकांक्षाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण है। कवि ने नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। सरल व स्पष्ट खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और कविता मुक्तक छंद में रचित है।